नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर बड़ा आरोप। छिंदवाड़ा में कृषि मंत्री का कमलनाथ पर आरोप। डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ रुपए खा गए। 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए कमलनाथ, ये कहा है कमल पटेल ने। इसकी जांच चल रही है। कमलनाथ जेल जाएंगे, ये दावा भी कर रहे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। और मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भांजे जेल गए, इनके पीए के यहां से करोड़ों रुपए निकले हैं। भ्रष्टाचार पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़े आरोप लगाए हैं और छिंदवाड़ा में कृषि मंत्री ने कमलनाथ पर आरोप लगाया है। कमल पटेल ने कहा है कि डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ रुपए खा गए कमलनाथ। आरोप लगाना सिद्ध कराना, कार्रवाई कराना। तुम मुख्यमंत्री थे 15 महीने, क्यों नहीं करी कार्रवाई? जेल भेजते, गिरफ्तार करते। अरे मैं पूछता हूं कमलनाथ जी से, तुमने 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए। डैम के नाम पर, सिंचाई के नाम पर कुछ जांच चल रही, जेल जाएंगे। इनके भांजे के वो जेल में गए, जवाब दे। इनके पीए क्या है? छापे पड़े, करोड़ों रुपए निकले, किसके हैं ये? और इसलिए उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सोच हुए खाके बिल्ली हज को चली, अरे पूरे अखंड डूबे हुए और हम पे आरोप लगा रहे हो। और हमने जनता का दिल जीता, विश्वास। 1615 मकान दिए हमने, प्रधानमंत्री आवास। कहां से खा के भैया? सीधे खातों में पैसे जाते हैं, सीधे खातों में। बिल्कुल सही बात। तो मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा में उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कहा है कि 500 करोड़ रुपए खा गए। कमलनाथ और इतना नहीं, उन्होंने मंत्री कमल पटेल ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा कि डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ रुपए खा गए कमलनाथ। कमल पटेल ने भी कहा कि 500 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे, इसकी जांच चल रही है। ये दावा भी कर रहे हैं मंत्री कमल पटेल की कमलनाथ जेल जाएंगे। मंत्री कमल पटेल ने यह भी कहा कि भांजे जेल गए, अब इनके पीए के यहां से करोड़ों रुपए निकले हैं। भ्रष्टाचार पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बहुत बड़ा हमला है, बड़ा आरोप है पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। और कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि इस पर, भ्रष्टाचार पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। गंभीर आरोप लगाया है मंत्री कमल पटेल ने। कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, ये बहुत बड़ा आरोप है पीसीसी चीफ कमलनाथ पर, क्या आधार इस आरोप के पीछे? जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि आखिरकार इन आरोपों का आधार क्या है। आधार खुद मंत्री कमल पटेल है जिन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि कृषि विभाग को वो देखते हैं। उनके पास कृषि में तमाम, चाहे वो सिंचाई परियोजना हो या फिर डैम बनाने को लेकर हो, जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनका ये साफ तौर से कहना है। हालांकि सवाल कमलनाथ को लेकर किया गया था कि कमलनाथ लगातार सरकार पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उस पर झल्लाते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये आरोप लगाया है कि 500 करोड़ का जो एडवांस में राशि ली थी डैम बनाने के नाम पे, सिंचाई के नाम पे, वो राशि तो ये खा गए। यानी बड़ा आरोप कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर लगा दिया है। मनोज रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। और झाबुआ लिए चलते हैं दर्शकों को। झाबुआ में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद कर रहे हैं। मामा ठीक है बेटी, भेज जाओ बस। ये गैस एजेंसी वाले तो पैसे नहीं लेते, 200-400 रुपया। कुछ जगह से शिकायत आई है हमें। ये गैस एजेंसियों को भी टाइट करना चाहिए, वहां पैसे नहीं खाने गैस एजेंसी वाले। क्या रहता है कि कई बार हालत ऐसी होती है कि जिसको जहां दाव लगता है वहां पैसा खा लेता है। तो मामा का काम है उसको रोकना। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? इसलिए अपन ये जनसेवा शिविर लगा रहे हैं। अब ये आज कितने सूचित कर रहे हैं? तो 24 को आज कनेक्शन देंगे या स्वीकृति हुई है? 2 करेंगे, बाकी को कहीं ऐसा नहीं हो बाद में भटकना पड़ेगा। ठीक है। और क्या आवेदन है? किसान सम्मान निधि कितने? 33 आवेदन आए सर उसके। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूं मैं
एक योजना है किसानों के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वो जो किसान है चाहे 1 एकड़ जमीन हो उसके पास, जमीन उसके नाम पे होना चाहिए, तो उसको साल में 2-2 हजार रुपया करके 3 बार 6,000 रुपया डालेंगे। फिर मैंने तय किया, मुख्यमंत्री ने, जब मैं चौथी बार बना, कि 2-2 हजार रुपया मैं भी 2 बार डालूंगा, मतलब 10,000 रुपया एक साल में किसान के खाते में 5 बार में 2-2 हजार करके आएंगे, ताकि खाद बीज और जरूरत पड़े तो बाकी इंतजाम कर सके। तो जिनके नाम किसान सम्मान निधि में और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जुड़े हैं, जिनको ये पैसा मिल रहा है, वो हाथ उठाए जरा। बैंक में आता है पैसा, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जिनके खाते में आ रहा वो हाथ उठाएं, जिनके खाते में आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल की जयंती पर भोपाल के लाल घाटी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर मैं नहीं तू बन जा का खेल चल रहा है। कांग्रेस जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है, जबकि इसके नेता भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करते हैं। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो उनको पता है जो यात्रा कर रहे हैं कि बनने का कोई फायदा तो है नहीं, किस्मत में भाग्य में अपयश ही आएगा, इसलिए मैं नहीं तू बन जा, मैं नहीं तू बन जा, उसका खेल चल रहा है। और प्रदेश में सरकार ने फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा है। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे बंद किए गए। ये मदरसे सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में संचालित हो रहे थे। सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दिया। अब और 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी हो रही है। राजधानी में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468 है। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। वहीं फर्जी मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हुई जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहां शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक है, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। मनोज, आधार जो भी हो मदरसों पर एक्शन का, कार्रवाई का, लेकिन सियासत जरूर इस पर परवान चढ़ रही है। मनोज,
जी बिल्कुल, एक साल में जो कार्रवाई की गई है, खास तौर से मदरसों को ग्रांट नहीं देने की, उनको अनुदान नहीं देने की, ये दूसरी बार अनुदान देना था, लेकिन जो शैक्षणिक गतिविधियां मदरसों के अंदर संचालित की जाती है उस पर, उसके पैमानों पर जो है वो मदरसे खरे नहीं उतरे। यही कारण है कि अब आगे भी करीब ऐसे 50 से ज़्यादा मदरसे हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको भी जो है इसी तरीके से अनुदान दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसके अलावा 400 से ज़्यादा मदरसे हैं, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड मदरसे हैं, ऐसे में सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे राजनीतिक एजेंडा जो सेट करने की प्लानिंग है वो बीजेपी लगातार उस पर कोशिश कर रही है, एक अपना राजनीतिक एजेंडा जो है वो सेट कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की हालत बहाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है। हालांकि इस बात को लेके बीजेपी की तरफ से भी बयान आए। प्रदेश बीजेपी के महामंत्री रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, इनका कहना है कि जो फर्जी मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की गई है और जो मदरसे ठीक तरीके से चल रहा है उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, यानी कि वो मदरसे, उन पर एक्शन हो रहा है जहां पर केवल अनुदान राशि लेने के लिए जिन्हें संचालित किया जा रहा था। एक कमरे में ये मदरसे संचालित हो रहे थे। रहेगा मनोज, आगे भी आपसे बात करेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा था। पीएफआई ने श्योपुर को जांच एजेंसी की राडार से बचाने के लिए चुना था। श्योपुर में कोई दूसरे आतंकी संगठन का अड्डा नहीं था, इससे जांच एजेंसियों को पीएफआई पर शक नहीं होता। सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुद को पीएफआई मजबूत कर रहा था। एमपी के श्योपुर से राजस्थान के कोटा की दूरी भी कम है और सिमी जेएमबी के बाद एमपी को पीएफआई अपना गढ़ बनाना चाहता था। ये बड़ी खबर और अहम खबर है कि कैसे मध्य प्रदेश में पीएफआई अपना पैर पसार रहा था, कैसे आतंकी साजिश रच रहा था पीएफआई। और इतना ही नहीं, एमपी के श्योपुर को अपना वो ठिकाना बनाना चाहता था, ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता था। इसके पीछे वजह यह कि श्योपुर पर किसी भी एजेंसी की नजर नहीं थी, चूंकि श्योपुर में किसी भी दूसरे आतंकी संगठन का ठिकाना नहीं था। ऐसे में श्योपुर को चुना गया था। और दूसरा ये कि राजस्थान के कोटा से भी श्योपुर की दूरी कम थी। कोटा को भी इसने अपना ठिकाना बना रखा था राजस्थान के। और सिमी जेएमबी के बाद एमपी को पीएफआई भी अपना गढ़ बनाना चाहता था। दरअसल मध्य प्रदेश आतंकी संगठनों के सॉफ्ट टारगेट पर रहा है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पहले ट्रेनिंग सेंटर के बाद अब मध्य प्रदेश के श्योपुर में दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जो है पीएफआई खोलने जा रहा था। इस ट्रेनिंग सेंटर को यहां पे बनाने का मकसद यही था कि श्योपुर जिले में जांच एजेंसियों की रडार पर वो जिला नहीं था और वहां पर किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां भी नजर नहीं आ रही थी। सिमी के अलावा जो दूसरे आतंकी मध्य प्रदेश में संगठन के तौर पर सक्रिय हैं, वहां पर भी उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। यही कारण था कि श्योपुर जिले को चुना गया और पहले कोटा के ट्रेनिंग सेंटर से मध्य प्रदेश के श्योपुर के ट्रेनिंग सेंटर की जो तैयारी चल रही थी बनने की, उस ट्रेनिंग सेंटर की दूरी भी आपस में काफी कम है। यही कारण है कि इस जिले का चुनाव जो है पीएफआई ने किया। सिमी के नेटवर्क के इस्तेमाल से अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चारों आरोपियों से वैसे मध्य प्रदेश में किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके की रणनीति थी, इस बात का खुलासा होता जा रहा है। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो पीएफआई का बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में लगभग तैयार हो रहा था। और लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई हुई है, अब इससे कुछ नई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे श्योपुर को ठिकाना बनाने की तैयारी थी, ट्रेनिंग सेंटर बनाने की तैयारी थी पीएफआई की। इसके अलावा कोटा भी इसके रडार पर रहा है और कोटा और श्योपुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए और श्योपुर को ट्रेनिंग सेंटर बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था, चूंकि जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके रडार पर श्योपुर मध्य प्रदेश का श्योपुर नहीं होता है। कोई और ठिकाना पहले से किसी और आतंकी संगठन का ठिकाना वहां पर नहीं था। और इससे पहले सिमी और जेएमबी भी मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना
बनाए रहे हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ इस मसले पर। मनोज, ये चिंता का सबब भी है, लेकिन अब मौके के तौर पर भी इसे लिया जाना चाहिए कि न केवल पीएफआई बल्कि सिमी का जो नेटवर्क अभी मौजूद है, स्लीपर सेल मौजूद है, उसे भी नेस्तनाबूद किया जाए, ध्वस्त किया जाए। मनोज। जी बिल्कुल, सिमी के भले ही बड़े लीडर जो हैं इस समय गिरफ्तार होकर भोपाल सेंट्रल जेल में बंधे, 25 से ज़्यादा इनकी संख्या, लेकिन जिस तरीके से नए नए संगठन मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जेएमबी का संगठन हो, सूपा का संगठन हो, जिसके नेटवर्क के बाद रतलाम से लेके भोपाल और भोपाल से लेके दूसरे राज्यों में सामने आई थी। ऐसे में सिमी के नेटवर्क को सिर्फ मालवा से जोड़कर देखा जा रहा था, उज्जैन से जोड़कर देखा जा रहा था, वहाँ के संभाग के जिलों से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब पीएफआई ने एक ऐसा जिला चुना जहां पर किसी की नज़र नहीं थी, वहां पर कोई भी आतंकी संगठन सक्रिय नहीं थे। यही कारण है कि दूसरा ट्रेनिंग सेंटर, जो जानकारी मिली है, जो पूछताछ में बात भी निकलकर सामने आई है, वो दूसरा ट्रेनिंग सेंटर कोटा के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर को बनाना चाह रहे थे। वहाँ पे तैयारी लगातार की जा रही थी, वहाँ पे सक्रिय सदस्यों का मूवमेंट तेजी से था और सिमी का जो नेटवर्क है, जिसको जो कि स्लीपर सेल के जरिए अभी भी मौजूद है, उस स्लीपर सेल के जरिए अपने वजूद को मजबूत करने के लिए पीएफआई मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रहा था। तो ऐसे में ये जो लीड मिली है एजेंसियों को, वो काफी अहम है और इस लीड के जरिए जो है किस तरीके से बिल्कुल मनोज, बड़ी लीड मिली है और इस लीड से जाहिर है कि बहुत हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी, चूंकि रिमांड पर भी हैं जो मध्य प्रदेश से लिए गए हैं पीएफआई के सदस्य, और ऐसे में बहुत कुछ नया भी निकाला जा सकता है कि आखिर कहां और इन्होंने अपनी स्लीपर सेल तैयार की है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।